अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकरम खान है। मैं अनीस हुसैन में प्रोग्राम हेड की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ एम कैट ई कैट के हवाले से। आज की इस वीडियो का मकसद आपको उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से आगाह करना है जो फिजिकल फॉर्म पब्लिक सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए रिक्वायर्ड होंगे। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ कि सिंध के तमाम स्टूडेंट्स को दो फॉर्म भरने हैं, एक ऑनलाइन का और एक फिजिकल का फॉर्म। एक यानी फिजिकल फॉर्म भरना है और एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अच्छा, और ये भी बताता चलो कि एमबीबीएस के लिए अलग और बीडीएस के लिए अलग फॉर्म्स हैं जो आपको भरने होंगे। ऑनलाइन फॉर्म एमबीबीएस बीडीएस का मैंने कल जो वीडियो बनाई उसमें इस बारे में बताया आपको कि एमबीबीएस बीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म कराची के स्टूडेंट्स के लिए डाउ यूनिवर्सिटी पे जो अवेलेबल है उसको कैसे फिल करना है। लम्ब से टैग्ड जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनके लिए भी बताया ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से टैग्ड जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को ऑनलाइन दो फॉर्म नहीं भरने थे, उनका एमबीबीएस पीडीएस का एक ही फॉर्म था ऑनलाइन। लेकिन बाकी लम्स और डाउ यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस पीडीएस के अलग अलग फॉर्म है ऑनलाइन। लेकिन जो फिजिकल फॉर्म है वो सब लोग, सब बच्चों का, पूरे सिंध के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी इलाके के रहने वाले हों, उन सब स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस का अलग फॉर्म है फिजिकली जो फिल करना है, और बीडीएस का अलग फॉर्म है। और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स एमबी फॉर्म के साथ भी चाहिए होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स बीडीएस के फॉर्म के साथ भी चाहिए होंगे। कोई स्टूडेंट अगर एमबीबीएस का ही सिर्फ फॉर्म बनना चाहे तो ठीक है, फिर उसको एक ही फॉर्म बनना होगा और डॉक्यूमेंट्स उसी फॉर्म के साथ लगाने होंगे, और वाउचर भी एक ही उसको चाहिए होगा। लेकिन अगर दोनों उसको फॉर्म बनने तो दो वाउचर, दो फॉर्म और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अब मैं आपको तफसीलन हर डॉक्यूमेंट के हवाले से बताता हूँ, और सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला ये डॉक्यूमेंट्स का ही है। इसके हवाले से सबसे ज्यादा सवालात होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जितने सवालात हैं उनके जवाब आपको देता जाऊं। जो फॉर्म आपको दिया गया है फिजिकल, उसका लिंक, उसका यानी कि वो फॉर्म हमने आपको भेजा है पीडीएफ फॉर्म में आपकी ग्रुप पे। और अगर आपको नहीं मिला तो जब मैं फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि आपको कहाँ से मिल सकता है। तो उस फॉर्म के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस पर हम अब बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट इन्होंने दी है उसको डिफाइन कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसको फाइल करने का तरीका भी सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स फॉर्म को छोड़कर और वाउचर को छोड़कर तमाम डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी फॉर्म में जाएंगे। कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं जाएगा। फॉर्म ओरिजिनल जाएगा और फी वाउचर ओरिजिनल जाएगा। बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी फॉर्म में जाएंगे, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो फोटोकॉपीड फॉर्म में जाएंगे उनकी अटेस्टेशन लाजमी होगी। कोई भी डॉक्यूमेंट जो फोटोकॉपीड फॉर्म में आप दे रहे हैं वो बगैर अटेस्टेड एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये अटेस्टेशन आपको गेजेटेड ऑफिसर, जो हुकूमती
नुमाइंदे होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं जो 17वें ग्रेड के होते हैं, 17 ग्रेड या अबव ग्रेड के जितने गेजेटेड ऑफिसर हैं, उनसे आप ये अटेस्टेशन करा सकते हैं। आप अपने यूसी करीबी में जाके करा सकते हैं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करा सकते हैं, अपने गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर से करवा सकते हैं अटेस्टेशन, लेकिन बगैर अटेस्टेशन के फोटोकॉपीज एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। सबसे पहली फोटोकॉपी जो यहाँ पर मेंशन है वो है आपके एडमिट कार्ड की। जो बच्चे इस साल जिन्होंने अपना टेस्ट दिया, वो उनको अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, ऑब्वियसली मैं जब इस हवाले से मैं बता चुका हूँ कि एडमिट कार्ड को संभाल के रखना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये। तो उस एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी आपने आपको रिक्वायर्ड है इस फॉर्म के साथ। अच्छा, ये बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताता चलूं कि आपको तमाम फोटोकॉपीज जो आप दे रहे हैं उनके एमबीबीएस के फॉर्म के साथ भी 2 सेट और बीडीएस के फॉर्म के साथ भी 2 सेट रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो मैं अगर आप एमबीबीएस बीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं दोनों, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप पहले से 4 फोटोकॉपीज करवा लें, क्योंकि 2 फोटोकॉपी आपके एमबीबीएस के फॉर्म के साथ लगेगी और 2 फोटोकॉपी के यानी 2 सेट्स फोटोकॉपीज के बीडीएस के फॉर्म के साथ लगेंगे। सेट्स कैसे बनेंगे उस पर हम बात करेंगे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स पे बात हो रही है उसकी 4 फोटोकॉपीज करा लें और उसको अटैच करा लें। अच्छा, तो बात स्टार्ट करते हैं एडमिट कार्ड से। अगर आप अपना स्कोर इस साल वाला यूज करना चाहते हैं, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो लास्ट इस ईयर जिन बच्चों ने टेस्ट दिया और वो अपना स्कोर यूज करना चाहते हैं लास्ट ईयर वाला, तो वो कर सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का स्कोर 137 या उससे अबव होना चाहिए। अगर 137 और उससे अबव है तो लास्ट ईयर का स्कोर एक्सेप्टेबल है इस साल, और अगर 137 से कम है तो वो स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी बुनियाद पर आपको एडमिशन इस साल नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों का 137 या अबव स्कोर है वो बच्चे अपना लास्ट ईयर का स्कोर यूज कर सकते हैं, और अगर वो लास्ट ईयर का स्कोर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको लास्ट ईयर का ही एडमिट कार्ड चाहिए होगा, और एडमिट कार्ड की फोटोकॉपीज उनको रिक्वायर्ड होगी डॉक्यूमेंट्स में। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए अप्लाई करें, और मेरा मशवरा है कि दोनों के लिए आप अप्लाई करें, बेशक आपके एमबीबीएस में होने के चांसेस बहुत हों, बेशक आपका बीडीएस में चांस हो लेकिन एमबीबीएस में चांस ना हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप एहतियातन दोनों में ही अप्लाई करें। तो अगर आप दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 4 फोटोकॉपीज करानी होंगी अपने एडमिट कार्ड की। अगर आप लास्ट ईयर का यूज कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के एडमिट कार्ड की, और इस साल का एडमिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो इस साल के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपीज आपने करानी होगी, और जैसे बात हो चुकी है कि सारी फोटोकॉपीज अटैच होंगी। नंबर 2 पे आपको अपने रिजल्ट के सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी चाहिए करनी है। अब सवाल ये है कि रिजल्ट कहाँ पर है या रिजल्ट का सर्टिफिकेट का है, वो मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। आप गूगल पे गए, आपने यहाँ लिखा पीएमसी, और पीएमसी लिखने के बाद आप गए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे। जब आप वहां पर पहुंचे तो थोड़ा सा वेट करने पर ये आ जाता है, पॉपअप करके ऊपर आ जाता है। इसमें बिल्कुल टॉप पे देखिए क्या लिखा है, एमडी कैट 2022 रिजल्ट सर्टिफिकेट आर नाउ अवेलेबल। इसको आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें आपने ईयर सेलेक्ट करना है। आप इस साल का स्कोर यूज करना चाहते हैं तो 2022 सेलेक्ट कर लें। आप पिछले साल का स्कोर सेलेक्ट
मतलब यूज करना चाहते हैं तो आप 2021 कर ले। 2020 का स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि दो एग्जैक्ट डेट से 2 साल तक वैलिड रहता है। लेकिन जो 2020 का जो पेपर है वो चूंकि 2020 में मई नवंबर की मिड में ही हुआ था, तो उसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2 साल के बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब उसका जो ना सर्टिफिकेट निकालने का फायदा नहीं है। अगर उसमें अच्छा स्कोर भी था तो वो एक्सेप्टेबल ही है। 2021 या 2022 में से कोई एक आप स्कोर यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपको स्कोर यूज करना है, आपने वो यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे एमडी कैट 2021, यहाँ पर आपने 2021 का अपना रोल नंबर लिख दिया। जैसे ही आप रोल नंबर लिखेंगे और सबमिट करेंगे, आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट ओपन होके मिल जाएगा। ये नहीं आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट ओपन होकर मिलेगा। आप इसको डाउनलोड करें। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और आप इसको ओपन करेंगे तो आप के पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये वो सर्टिफिकेट है जो कि रिजल्ट कार्ड कहलाता है, जो रिक्वायर्ड है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में। इसका आप प्रिंट ले लीजिए, कंट्रोल पी दबाइए, आपके पास इसका प्रिंट आ जाएगा। आप इसका प्रिंट निकाल कर इसकी फोटो कॉपीज करा लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया 4 तो एमबीबीएस के फॉर्म के साथ लगाने के लिए यहाँ पर प्रिंट क्लिक कीजिए और यूं आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर पे जो फोटोकॉपी ऑफ, मैंने आपको समझा दिया वो रिजल्ट आपको कहाँ से लेना है, और उसकी फिर फोटोकॉपीज करा के, और वो भी अटेस्ट होनी चाहिए, और फिर अटेस्ट करके फिर आपने वो भी डॉक्यूमेंट्स में लगाना है। उसके बाद फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो देखिए ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, ये पूरा फिल होगा। मैं फिल करने का तरीकेकार पूरा समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं ये कलर्ड कॉपी निकालनी है या ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी है। ब्लैक एंड व्हाइट निकालें, कलर्ड निकालें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक्सेप्टेबल है, करेक्ट है। लेकिन ये जो पेज है इसी के पीछे ये वाला पेज को निकालिएगा, अलग अलग पेजेस पे मत निकालिएगा। तो आगे पीछे ये फॉर्म का पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 आ गया, ये आपका फॉर्म है। और ये जो बॉक्सेस का पेज है ये दूसरे ऑब्वियसली पेज पे निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म के 2 पेजेस हो गए। एक पेज वो था जिसमें आगे ये होगा और पीछे इसके ये होगा, और सेकंड पेज पे आपने इसको निकाले, इसके पीछे कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। फिल कैसे करना है मैं इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये फॉर्म के 2 पेजेस हो गए। 2 पेजेस के बाद बिल्कुल एंड पे जो है ना, ये आपके पास वाउचर है। ये वाउचर का जब आप प्रिंट निकालेंगे तो ये वाउचर आप पेन से फिल करेंगे। यहाँ पर अपना CNIC, यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, और सब में ये काम करेंगे। और मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच या UBL की किसी भी ब्रांच में लेके जाएंगे और ले जाकर 2000 रुपये सबमिट कर देंगे। ये वाउचर MBBS के फॉर्म में भी एंड पे मौजूद है, ये वाउचर BDS के फॉर्म में भी एंड पे मौजूद है। MBBS के एंड पे जो मौजूद है इधर MBBS लिखा हुआ है, BDS के एंड पे जो मौजूद है उस पर BDS लिखा हुआ है। तो ये जो आपके पास वाउचर है वो फी जब लेंगे तो आपको इसका ये 2 हिस्से हैंडओवर कर देंगे, इंस्टीट्यूट कॉपी और स्टूडेंट कॉपी। इन 2 हिस्सों में से आप एक हिस्सा स्टूडेंट कॉपी का जो है वो अपने पास एज एन एविडेंस संभाल के रख लें, और दूसरा हिस्सा जो इंस्टीट्यूट कॉपी है वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनमें चाहिए होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। देखिए यहाँ पे लिखा है फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया 2 पेजेस है। एक पेज में आगे और पीछे फॉर्म के जो 2 पेज है वो आएंगे, और दूसरा जो पेज है उसमें बॉक्सेस आएगा। तो ये दोनों पेज, ये 2 पेज जिस पे दर हकीकत एक पेज में
आगे पीछे कॉपी आई है, और दूसरा पेज जो बॉक्सेस वाला है, ये दोनों पेजेस फॉर्म का हिस्सा हैं। और जहां पर भी फॉर्म का तस्करा आएगा, जैसे यानी कि फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें ये दोनों पेजेस साथ देंगे। लेकिन ये ओरिजिनल जाएंगे, इसकी कोई फोटोकॉपी नहीं जाएगी, ओरिजिनल हो गया। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फी वाउचर है, तो जिसपे इंस्टीट्यूट कॉपी लिखा हुआ था वो वाला हिस्सा यहाँ पर मुराद है, वो जो है ना भाई ओरिजिनल, उसकी भी फोटोकॉपी नहीं, वो भी ओरिजिनल इसके साथ लगेगा। तो ये तो वो हो गए डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से मिलेंगे, वेबसाइट से या फॉर्म में कहाँ पर मौजूद है, वो आपको मैंने गाइड कर दिया। अब आइए वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपसे जिसका पर्सनल ताल्लुक है, जो आपके पास मौजूद होते हैं। देखिए हम एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पर पहले बात करते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में मैट्रिक और इंटर दोनों के डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। आप मैट्रिक और यानी कि जो हमारे लोकल बोर्ड से उनसे आपने किया हुआ हो, या आप ओ लेवल्स ए लेवल्स के स्टूडेंट हो, दोनों सूरतों में ये डॉक्यूमेंट जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जो एग्रीगेट कैलकुलेट होगा वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के जरिए होगा। मिसाल के तौर पे अब ओ लेवल्स ए लेवल्स के बच्चे आईबीसीसी जा रहे हैं और इक्विवेलेंस के लिए परेशान हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये कि अगस्त में जब रिजल्ट आया और सितंबर में जनरल सर्टिफिकेट आया, तो उसूली तौर पे अक्टूबर तक आपकी इक्विवेलेंसी आपके पास रेडी होनी चाहिए थी। लेकिन आप अगर इसमें किसी ने गफलत की तो अब उसको चाहिए कि जाए आईबीसीसी में रिक्वेस्ट करे, इस्लामाबाद कॉल करे, क्योंकि ये इस्लामाबाद से डायरेक्ट बन के आती है, और किसी भी तरह 13 तारीख से पहले पहले इसको हासिल करें। कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय जो ना उनसे रिक्वेस्ट करने या उन पर प्रेशर देने का, क्योंकि इक्विवेलेंसी के बगैर आपका एग्रीगेट कैलकुलेट नहीं होगा, और एग्रीगेट कैलकुलेट नहीं होगा तो मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। तो एग्रीगेट और मेरिट लिस्ट के लिए आपकी इक्विवेलेंसी लाजमी रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कहते हैं हम रसीद लगा दें, रिसिप्ट लगा दें, रिसिप्ट से एग्रीगेट नहीं कैलकुलेट होगा, रिसिप्ट से मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। तो तमाम बच्चे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ये बात समझ लें कि आपके ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाजमी चाहिए। तो पहले मैट्रिक के स्टूडेंट्स को बता दूं कि मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्कशीट मैट्रिक की और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट इंडिया सिंध में इसको पक्का सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये 2 साल बाद स्कूल में आता है बोर्ड की तरफ से। लेकिन अभी तक स्कूल्स में ये इशू नहीं हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस हवाले से बोर्ड को रिक्वेस्ट की, सारे बोर्ड्स को, कि एज सुन एज पॉसिबल इसको इशू करें। बोर्ड्स ने 1 हफ्ते का टाइम लिया है, उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलता आप बोर्ड जाइए, वहां पर उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, लेकिन लाजमी ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इसको लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर एग्रीगेट कैलकुलेट नहीं होता। देखिए सिर्फ मार्कशीट एविडेंस नहीं होती, मार्कशीट तो कोई जाली भी बना के जो ना सबमिट कर सकता है, मार्कशीट के साथ साथ इस सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स को मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, और चाहे फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आखान बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सिंध में जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें से कोई भी बोर्ड हो, उन दोनों को, उन सबको ये दोनों चीजें चाहिए। जहां तक रही बात हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की या कैम्ब्रिज या ओ लेवल्स ए लेवल्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की, या हाई स्कूल पढ़ के जो आए हैं अमेरिकन सिस्टम से, कैनेडियन सिस्टम से, उनकी बात, उनको चाहिए अपनी 10th ग्रेड की ट्रांसक्रिप्ट, मार्कशीट और आईबीसीसी का ओ लेवल्स का या आईबीसीसी का 10th ग्रेड का सर्टिफिकेट। देखिए अगर लेट सपोज आप ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, तो जो जर्नल सर्टिफिकेट होते हैं ओ लेवल्स के, जिसमें 8 सब्जेक्ट मेंशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो
उर्दू, इंग्लिश, तमिल, पाकिस्तान स्टडीज, वो 8 सब्जेक्ट जो जो सर्टिफिकेट में मिलकर हैं, ये 8 सब्जेक्ट, वो जनरल सर्टिफिकेट ही आपकी ट्रांसक्रिप्ट कहलाती है। वो जनरल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, उसकी कॉपी जो ना भाई वो डॉक्यूमेंट में साथ जाएगी। और आईबीसीसी का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, वो भी आपको चाहिए। फिर बढ़ते हैं आगे, फिर आइए हम देखते हैं, ये है इधर जो ना भाई आपको इंटर का की मार्कशीट और इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए इंटर की मार्कशीट कॉलेज में आ चुकी है। 1 कराची बोर्ड के वाले से बात करो, 1 दिसंबर को बोर्ड ने इशू कर दी है, अब कॉलेजेस में आ चुकी होगी। आप कॉलेज जाइए और कॉलेज से ये इंटर की मार्कशीट हासिल कीजिए। इंटर की मार्कशीट जब आपको मिले तो कॉलेज वालों से ही हाथ के हाथ इंटर की मार्कशीट को दिखा के प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना ले। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? आरजी सर्टिफिकेट इसको कहते हैं। देखिए इसका भी जो सर्टिफिकेट है वो बोर्ड 2 साल बाद इशू करता है, तो वो तो अभी नहीं मिलेगा आपको। अब जो आरजी सर्टिफिकेट बनेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वो कॉलेज वाले बना के देंगे। कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपकी मार्कशीट को देखेंगे, उसमें जो दिए हुए मार्क्स हैं उसको देखेंगे, वो अपने पास एक सर्टिफिकेट पर लिखकर आपको साइन करके सील लगा के दे देंगे, उसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहते हैं। लिविंग सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट और ये सब चीजें जो ना अलग चीज होती है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें आपके मार्क्स मेंशन होते हैं। तो आप सब जो भी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, आपको अपना इंटर की मार्कशीट के साथ साथ इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब जो हमारे ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे वो यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको फिर 12th ग्रेड की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। और मैं बता चुका हूँ कि ए लेवल की ट्रांसक्रिप्ट ए लेवल के जनरल सर्टिफिकेट को कहा जाता है। वो सर्टिफिकेट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के ग्रेड्स मेंशन हो, उस सर्टिफिकेट को आपका ट्रांसक्रिप्ट कहा जाएगा, जो ए लेवल्स की होगी। और बाकी ए लेवल्स का जो हमारे पास आईबीसीसी की इक्विवेलेंस है वो रिक्वायर्ड है, और वो भी आपको साथ साथ सबमिट करनी है। अच्छा, अब चूंकि पिछले साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं इम्प्रूवर रिपीटर्स, वो भी इस साल अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो उनमें से कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी ऑब्वियसली पिछले साल की इंटर की मार्कशीट देगा और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो था उसका कॉलेज से बना हुआ वो देगा। लेकिन जो हमारे ए लेवल्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स पिछले साल के अप्लाई कर रहे हैं, तो चूंकि पिछले साल के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है वो काउंट होने, तो पिछले साल पीएमसी की रिक्वेस्ट पर आईबीसीसी ने एक सर्टिफिकेट बना के दिया था जिसको इलेक्टिव का सर्टिफिकेट या ए लेवल के ग्रेड्स का सर्टिफिकेट का नाम दिया गया था। वो सर्टिफिकेट अब नहीं बनेगा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल अप्लाई किया था और उनके पास ये सर्टिफिकेट पिछले साल का मौजूद होगा, तो उनको वो पिछले साल वाले सर्टिफिकेट को भी लाजमी साथ सबमिट करना है, क्योंकि उनकी इलेक्टिव काउंट होंगी। उनको अपना आईबीसीसी का ए लेवल सर्टिफिकेट भी देना है, और उसके साथ साथ उनको अपने जो इलेक्टिव का लास्ट ईयर का जो सर्टिफिकेट है जो बना के दिया था उनको आईबीसीसी ने, वो भी उनको लाजमी सबमिट करना है। अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने इम्प्रूवमेंट दी है, तो उसको अपनी इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट सबमिट करनी होगी, ना कि वो पिछले सालों की मार्कशीट सबमिट करे, वो इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट सबमिट करेगा। और जैसा जो बच्चे पिछले साल वाले हैं और उन्होंने इस साल दोबारा से दिया है, तो उनको अपनी इम्प्रूवमेंट मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी, या उससे पिछले साल इम्प्रूवमेंट दिया है तो इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट उनको सबमिट करनी पड़ेगी। बार बार बच्चे पूछ रहे 2020 के स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑर्डर है। देखिए पीएमसी ने ये चीज डिफाइन की नहीं। 2021 का बता दिया इलेक्टिव सब्जेक्ट काउंट होंगे, 2022 का बता दिया कि कंप्लीट सब्जेक्ट्स काउंट होंगे। तो
ये दो की जो मालूमात है वो दी है, तो यही दो की मालूमात हमारे पास भी है। पीएमसी को जब हम कॉल करते हैं तो कभी वो कहते हैं कि 2020 में इलेक्टिव काउंट होंगे, और कभी वो कहते हैं वो कंप्लीट काउंट होंगे, तो उनको खुद भी नहीं पता और ना ही उन्होंने इसका कोई नोटिफिकेशन या इसके बारे में कोई मालूमात हमें फराहम की है। तो हम वेट कर रहे हैं कि 2020 के बच्चों के हवाले से कोई उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि पता चल जाए कि उनके साथ वो क्या मामला करने वाली है। बहरहाल अब देखिए, जब ये तीन डॉक्यूमेंट्स हो गए ना, तो मैंने जैसे आपने कहा कि एग्रीगेट के लिए ये तीन डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। इसमें कोई रिसिप्ट या कोई रसीद नहीं चलेगी, ये डॉक्यूमेंट्स लाजमी है, बगैर इसके आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा। अच्छा, ये जो एग्रीगेट है वो बहुत आसान है। एग्रीगेट फॉर्मूला मैं बारहा बता चुका हूं, मैं दोबारा बता देता हूं कि देखिए, आपके टेस्ट में जो भी मार्क्स हैं, आप एक उसूल समझ लें कि आपको ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है। कोई भी चीज आप देख रहे हैं तो ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करें, और जो परसेंटेज डिफाइन हुई है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पे, अगर इस साल का स्टूडेंट है तो इस साल के स्टूडेंट के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं जितने भी हैं टेस्ट में, वो आउट ऑफ 200 है। तो जैसे लेट सपोज उसके 180 मार्क्स है, तो 180 उसके ऑब्टेन मार्क्स है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स उसके 200। तो 180 अपॉन 200 मल्टीप्लाई कर दें इसको, 50% एबडीकैट का रिजल्ट का लिया जा रहा है, तो फीसद को इस्तेमाल ना करें, बस 50 यानी मल्टीप्लाई बाय 50 इसको कर दें। फिर इंटर में ऑब्टेन मार्क्स जो हैं 1100 में से, वो आप 900 लेट सपोज है, तो 900 अपॉन डिवाइड बाय 1100 करें, टोटल मार्क्स 1100 है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें जो उसकी परसेंटेज है वेटेज में, यानी कि 40 से। और मैट्रिक के जितने ऑब्टेन मार्क्स हैं, लेट सपोज 800 मार्क्स हैं 850 में से, तो 800 अपॉन 850 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें। तीनों को ऐड कर ले, आपका एग्रीगेट मिल जाएगा। अब जो पिछले साल के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर पिछले साल का रिजल्ट यूज कर रहे हैं, तो पिछले साल के जो उनका टेस्ट का स्कोर था, लेट सपोज 140 था, उसको डिवाइड करेंगे वो उनके टोटल मार्क्स से 210 और मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। तो चूंकि उनके इलेक्टिव काउंट होने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्रैक्टिकल समेत, तो वो उन को ऐड करेंगे और आउट ऑफ 600 उनके मार्क्स बनेंगे। तो जो भी मार्क्स उनके आए, जैसे 500 मार्क्स उनके आए, तो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स यानी कि 600 से, क्योंकि उनके इलेक्टिव्स हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे वो 50 से। मैट्रिक के जो भी मार्क्स हैं उसको, जो टोटल मार्क्स है उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ओ लेवल से लेवल वाले स्टूडेंट्स अपने जो क्या कहते हैं इक्वलेंसी है उसको यूज करेंगे, लेकिन लास्ट ईयर के अगर A-levels के स्टूडेंट्स हैं तो वो इलेक्टिव का जो सर्टिफिकेट था वो 600 में से बना था, उसको वो यूज करेंगे, और ऑब्वियसली फिर उसमें जो मार्क्स आउट ऑफ 600 उनके थे वो क्या उसको जो है ना भाई डिवाइड बाय 600 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे। हाँ, अगर वो 300 में से दिए हुए थे तो वो डिवाइड बाय 300 करके मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे। जो भी ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको डिवाइड करके टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई बाय जो वेटेज की परसेंटेज है उसके नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको तीनों को ऐड करके एग्रीगेट मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद है, अगर आप में से कोई हाफिज कुरान है, तो हाफिज कुरान के लिए जरूरी है कि वो अपने वफाकुल मदारिस की सनद की कॉपी भी सबमिट करे, और वफाकुल मदारिस की सनद के बाद एक टेस्ट होगा, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। वो टेस्ट देने पर बच्चों को 20 नंबर मिलेंगे वफास को, और ये 20 नंबर जो 1100 में से मार्क्स हैं इंटर के, उसमें ऐड किए जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपके 900 मार्क्स थे 1100 में से, तो उसमें 20 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे, तो आपके 920 मार्क्स बन जाएंगे, और फिर आप एग्रीगेट बनाते हुए 920 डिवाइड बाय 1100 इंटू 40 करेंगे। तो अगर आप हाफिज कुरान है तो आपको वो सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी, अगर नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह चूंकि डिसेबल स्टूडेंट्स की सीट्स हैं अलग से, तो डिसेबल स्टूडेंट्स को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से बनता है, वो
अगर डिसेबिलिटी की बुनियाद पर आप सीट लेना चाह रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट लाजमी है, उसकी फोटोकॉपीज आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। ये थे वो डॉक्यूमेंट जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स थे। अब आ जाइए उन डॉक्यूमेंट्स पर जो आपकी शहरियत को डिफाइन करते हैं। देखिए, आपका शहरियत का डेफिनेशन आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन डॉक्यूमेंट्स की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि हर जगह की सीट्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, जैसे कराची के बच्चों की सीट्स कराची के कॉलेजेस में हैं, जितने लम से टैग्ड हैं डिस्ट्रिक्ट, उनकी सीट्स लम्स में हैं, जितने एसएमबीबी एमयू से टैग हैं उनकी सीट्स तो जितने लम्स से टैग्ड है उनको लम्स की ऑब्वियसली सीट्स पे एडमिशन मिलेगा। तो इसीलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप वो डॉक्यूमेंट जो कि आपकी शहरियत को डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक दौर था जब कोई भी कहीं पर भी रहने वाला हो वो डोमिसाइल कहीं पर भी जाके बना लेता था। इनफैक्ट अभी भी बनते हैं और 2 नंबरी की बुनियाद पर ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। लेकिन पहले चूंकि सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल मेडिकल कॉलेजेस में जाता था तो डोमिसाइल की बुनियाद पर बच्चों को एडमिशन मिल जाता था, चाहे वो कहीं के भी रहने वाले क्यों ना हो। लेकिन चूंकि इस मामले को यूनिवर्सिटी वाले समझ रहे थे और उनको पता था कि ये क्या 2 नंबरी हो रही है, तो उन्होंने अब कुछ चीजों में इसमें पाबंदियां लगा दी। तो इसके लिए आपका सीएनआईसी और आपके फादर का सीएनआईसी, ये दोनों लाजमी हैं। आपके सीएनआई, जैसे मिसाल के तौर पे आप कराची की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस भी कराची का होना चाहिए और आपके फादर के सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस भी कराची का होना चाहिए। अगर वो कराची का नहीं है, अदर देन कराची, सिंध के किसी भी इलाके का है, तब भी वो एलिजिबल हैं डाउ यूनिवर्सिटी के लिए, तब भी वो एलिजिबल है जेएसएमयू के लिए, तब भी वो एलिजिबल है लियारी के लिए। लेकिन वो एलिजिबल नहीं है केएमडीसी के लिए। केएमडीसी के लिए फादर का सीएनआईसी भी कराची का होना और कैंडिडेट के सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस भी कराची का होना लाजमी है। अगर आप 18 ईयर्स के नहीं हुए तो उस सूरत हाल में आपका बे फॉर्म एक्सेप्टेबल है और आपका स्मार्ट कार्ड एक्सेप्टेबल है। स्मार्ट कार्ड अगर लेट सपोज आप 18 ईयर के हो भी गए, वो हो तो एक्सपायर जाता है लेकिन चल जाता है, कोई मसला नहीं। बेहतर था आप बना लेते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो स्मार्ट कार्ड भी चल जाएगा और बे फॉर्म भी चल जाएगा। लेकिन इस चूंकि बे फॉर्म में परमानेंट एड्रेस नहीं होता, उस सूरत हाल में आपके फादर के सीएनआईसी के परमानेंट एड्रेस को देखकर यह फैसला किया जाएगा कि आप कहां के हो। तो फादर के सीएनआईसी पर कराची का परमानेंट एड्रेस होगा तो कराची के डाउ, एसएमसी, केएमडीसी, लियारी चारों में एलिजिबल होंगे। और कराची का नहीं होगा, सिंध में कहीं का होगा तो डाउ, एसएमसी, लियारी के लिए तो एलिजिबल होंगे, केएमडीसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और कराची और सिंध के अलावा कहीं का हुआ, पंजाब का, केपी के, बलूचिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो उस सूरत हाल में फिर आप कराची के मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपका फादर के सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस जहां का है वहीं पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर किसी के फादर ना हो, देखिए फादर या मदर, और फादर के जगह मदर का डॉक्यूमेंट तब जाएंगे कि उन्होंने 3 शराइत बताई। शर्त नंबर 1, अल्लाह न करे किसी के फादर की डेथ हो गई है तो फादर के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लाजमी जाएगी डॉक्यूमेंट्स में, और साथ साथ फिर मदर का सीएनआईसी जिसपे परमानेंट एड्रेस कराची का या सिंध का होना जरूरी है। कराची का होगा तो चारों कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे और सिंध का होगा तो केएमडीसी के अलावा बाकी कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे। और इसी तरह डोमिसाइल भी होना फादर का जरूरी है, और फादर नहीं है,
हाँ, तो एक बात थी कि उनकी डेथ हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर किसी वजह से पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन या डाइवोर्स हो गई है तो सेपरेशन सर्टिफिकेट भी नादरा इशू करती है और डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी नादरा इशू करती है। उनकी बिहाफ पर, उन दो सर्टिफिकेट्स में से जो भी है सर्टिफिकेट, उनकी बिहाफ पर मदर का सीएनआईसी और मदर का डोमिसाइल फादर की जगह जाएगा। मदर का सीएनआईसी पर भी परमानेंट एड्रेस और डोमिसाइल पे भी, डोमिसाइल भी कराची का होना लाजमी है और सीएनआईसी भी कराची का होना लाजमी है चारों मेडिकल कॉलेज डाव एसएमसी कम्युनिटी के लिए। लेकिन अगर मदर का या फादर अगर हयात हैं या सेपरेशन डाइवर्स नहीं हुई है तो फादर का ही चलेगा, और अगर ये तीन वजूहत हैं तो मदर का चलेगा। ऐसा नहीं है फादर मौजूद हैं और मदर का जो है ना भाई आप डोमिसाइल या सीएनआईसी सबने का नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी, डेथ सर्टिफिकेट या डाइवोर्स सर्टिफिकेट या सेपरेशन सर्टिफिकेट, ये तीन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए जिसकी ब्याह पे मदर का एक्सेप्टेबल होगा, वरना मदर का भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फादर का ही चाहिए होगा। भाई का, बहन का, चाचा का, किसी का भी एक्सेप्टेबल नहीं है, फादर का, और तीन वजूहत से अगर उसका सर्टिफिकेट मिल रहा है तो मदर का। बहरहाल बच्चों का सीएनआईसी ना हो तो स्मार्ट कार्ड और बेफॉर्म एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो कैंडिडेट है उसका डोमिसाइल और उसका पीआरसी, पीआरसी परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट को कहते हैं, और वो पीआरसी का फॉर्म सी चाहिए। देखिए पीआरसी दो तरह के होते हैं, एक फॉर्म सी एक फॉर्म डी। फॉर्म सी एजुकेशन बेसिस के लिए होता है और फॉर्म डी जॉब के लिए होता है, तो फॉर्म सी रिक्वायर्ड है, फॉर्म डी नहीं। तो कैंडिडेट का फॉर्म सी, पीआरसी, फॉर्म सी और डोमिसाइल दोनों कराची का होना लाजमी है। और अगर इनमें से कोई एक चीज नहीं हुई तो वो एक्सेप्टेबल यहां पर नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे इंटीरियर के स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो लम से इलाके टैग्ड है, तो हैदराबाद, सांगर, नवाब शाह, ठट्टा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट, जामशोर, मटियारी, टंडोला यार और टंडो मोहम्मद खान, इन इलाकों के स्टूडेंट्स का बिल्कुल यही सीन है कि इन जैसा कोई बच्चा हैदराबाद का है तो उसके सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस हैदराबाद का हो, अगर सीएनआईसी नहीं है और स्मार्ट कार्ड नहीं है तो उसका बेफॉर्म एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसका डोमिसाइल पीआरसी हैदराबाद का हो, और उसके फादर का डोमिसाइल और उसके फादर का सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस सिंध में कहीं का भी हो तो वो स्ट्रीट्स के लिए हैदराबाद की जो लम्स में है वो एक्सेप्टेबल है, और फादर के तीन वजूहत की बुनियाद पर ना हो तो मदर का भी एक्सेप्टेबल है। सिर्फ केएमडीसी ऐसी कराची का एक कॉलेज है जिसमें फादर का डोमिसाइल और सीएनआईसी कराची का ही होना लाजमी है। सिर्फ केएमडीसी ऐसी ऐसा कॉलेज है कराची का, कराची की होगा तो आपको सीट उसमें मिलेगी, वरना आपको सीट नहीं मिलेगी। वरना सिंध के बाकी जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से टैग्ड है हमारे जो कॉलेजेस, उनमें जो डिस्ट्रिक्ट टैग्ड हैं वो जैसे है क्या कहते हैं लाड़काना, शिकारपुर, जगबाबाद, दादू, कंबर शदार कोट, कश्मोर, मशोर फिरोज, सखर, गोट की खैरपुर, तो ये इनमें से किसी में भी आपके सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस इनमें से किसी जगह का है या डोमिसाइल इनमें से किसी जगह का है, और फादर का पूरे सिंध में से कहीं का भी सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस हो और डोमिसाइल हो तो वो एक्सेप्टेबल है इन कॉलेजेस के लिए। सिर्फ केएमडीसी ऐसा है जिसमें फादर का सीएनआईसी सिंध का नहीं सिर्फ कराची का होना जरूरी है, डोमिसाइल भी कराची का होना जरूरी है। इसी तरह एजुकेशन की कोई कैद और पाबंदी नहीं है, एजुकेशन की कोई कैद और पाबंदी नहीं है। आपकी एजुकेशन कराची की हो, सिंध में किसी भी बोर्ड की हो, आखान बोर्ड की हो, जियाउद्दीन बोर्ड की हो, फेडरल बोर्ड की हो, ए लेवल्स हो, पंजाब की हो, इस्लामाबाद की हो, मुल्क से बाहर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन कहीं की भी हो, आप इससे एडमिशन का कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ
वाहिद केएमडीसी एक ऐसा इदारा है जिसकी रिक्वायरमेंट लास्ट 2 ईयर एजुकेशन कराची की है। अगर आप में से किसी कोई कराची का डोमिसाइल और सीएनआईसी रखता है, लेकिन उसके बावजूद परमानेंट सीएनआईसी का उसका जो है ना भाई कराची का है, लेकिन उसके बावजूद उसका एजुकेशन इस्लामाबाद की है, वो बच्चा नहीं एक्सेप्टेबल है केएमडीसी में। केएमडीसी के लिए रिक्वायरमेंट ये भी है कि बच्चे की एजुकेशन लास्ट 2 ईयर्स की कराची की हो। अच्छा, मैं यहाँ पर ओवरसीज स्टूडेंट्स के हवाले से भी बताता चलूं। हमारे ओवरसीज स्टूडेंट्स जितने भी हैं जिनका नाइकॉप बना हुआ है, नाइकॉप इस नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तान, वो तमाम बच्चों के लिए उनका जो देखिए उस नाइकॉप पे भी 2 एड्रेस होते हैं। एक तो जहां प्लेस ऑफ स्टे, जहां पर वो हैं, जद्दा में रहते हैं तो जद्दा का एड्रेस होगा, रियाद में रहते हैं रियाद का एड्रेस होगा, जहां भी रहते हो वहां का एड्रेस होगा। लेकिन परमानेंट एड्रेस वो जहां का भी है नाइकॉप का, जैसे वो कराची का है तो वो कराची के शहरी कहलाएंगे। उनके फादर के नाइकॉप का भी परमानेंट एड्रेस कराची का है तो वो कराची के शहरी कहलाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनको अपना डोमिसाइल कैंडिडेट को भी और फादर को भी कराची का बनवाना पड़ेगा, और कैंडिडेट को पीआरसी भी कराची का बनवाना पड़ेगा। अगर वो बनवा लेते हैं, उनका डोमिसाइल पीआरसी कैंडिडेट का और फादर का डोमिसाइल यहाँ का बन जाता है, यहाँ के किसी भी सिंध के इलाके का बन जाता है, तो वो इलाका जिस यूनिवर्सिटी से टैग्ड है उस यूनिवर्सिटी के जो ओपन मेरिट सीट्स हैं या सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं उसके लिए भी ये एलिजिबल हो जाते हैं। ये जो ओवरसीज कैंडिडेट हैं, अगर इनके नाइकॉप का परमानेंट एड्रेस सिंध में किसी जगह का है या कराची का है, या और इनका डोमिसाइल पीआरसी भी सिंध के किसी शहर का है और या किसी डिस्ट्रिक्ट का है और कराची का है, और फादर का डोमिसाइल जो है ना यहाँ सिंध का किसी शहर का या कराची का है, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोकल कैंडिडेट की सीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट ईयर उनको अप्लाई करने नहीं दिया गया था, लेकिन इस साल जो मालूमात मैंने की उसके मुताबिक उनको अप्लाई करने का इस साल इख्तियार होगा ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस सीट पे। हाँ, अगर वो मेरिट पे नहीं आते तो उनको ओवरसीज सीट जो कि डॉलर्स में जिसकी फी होती है उसका भी इख्तियार दिया जाएगा। उसके लिए शर्त है बाहर की उनकी एजुकेशन का बाहर का होना, दूसरी शर्त है कि उनका नाइकॉप हो, और तीसरी शर्त है कि उनके फादर का जो ना भाई जॉब किसी बाहर के मुल्क में मौजूद हो। उस बुनियाद पर वो ओवरसीज सीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ओवरसीज कैंडिडेट के पास लोकल कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई करने का भी ऑप्शन है और ओवरसीज कैंडिडेट के तौर पे अप्लाई करने का भी ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से काफी बात मैंने इस हवाले से आपको समझा दी। उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी, क्योंकि ये कई बच्चे इस हवाले से सवाल बार बार पूछते, तो मैंने थोड़ा सा तफसीला इसको डिफाइन करने की कोशिश की ताकि कोई अब हम रह ना जाए। बहरहाल ओवरसीज कैंडिडेट जो है वो केएमडीसी में अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एजुकेशन 2 साल की कराची की नहीं होती। हाँ, वो बच्चे जिन्होंने एम्बेसी स्कूल से पढ़ा है या फेडरल बोर्ड के थ्रू जो ना वहां से इम्तिहान दिया है, वो बच्चे कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। इनफैक्ट वो लोग जो के फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं या किसी सरकारी जो ना भाई महकमे से ताल्लुक रखते हैं जिनके ट्रांसफर होते रहते हैं, अगर लास्ट 2 इयर्स की असना में उनके ट्रांसफर हुआ है जिसकी वजह से उनकी कराची की एजुकेशन ना हो बच्चों की, तो वो ट्रांसफर लेटर और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ वो केएमडीसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है वो चीज जो आपकी शरीयत डिफाइन करती है। बच्चे का सीएनआईसी ना हो तो बे फॉर्म स्मार्ट कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, बच्चे का डोमिसाइल, बच्चे का पीआरसी का फॉर्म सी, ये सब कुछ एक ही शहर का होना जरूरी है, और जिस शहर का होगा उसी शहर जिस जैसे कराची का है तो कराची के कैंडिडेट कहलाएंगे, और अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट का सिंध का है जैसा बदीन के हैं, हैदराबाद के, नौशेर फिरोज के, तो वो आप वहाँ के कैंडिडेट कहलाएंगे। और फादर का डोमिसाइल और फादर का सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस सिंध में कहीं का भी हो तो आप तमाम कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, कराची का केएमडीसी छोड़ के। उसके लिए सिर्फ कराची का ही डोमिसाइल फादर का और उनके सीएनआईसी का परमानेंट एड्रेस रिक्वायर्ड है। और ये भी बता चुका हूँ कि फादर की जगह मदर का डोमिसाइल और मदर का सीएनआईसी कब जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर हुए होंगे। उसके बाद
आखिर में तस्वीरें रिक्वायर्ड है। अच्छा, तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, ये सब डिफाइन नहीं है फॉर्म में कि ब्लू बैकग्राउंड चाहिए या वाइट बैकग्राउंड चाहिए। बस क्या कहते हैं, यानी कि चाहे ब्लू बैकग्राउंड की तस्वीर हो चाहे वाइट बैकग्राउंड की तस्वीर हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं है। आप इनमें से कोई भी बना सकते हैं। तो आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए। अच्छा, तस्वीरों में सारी तस्वीरों के पीछे आपने नाम लिख लेना है। सारी तस्वीरों के पीछे आपको नाम लिखना है। ठीक है। आपको एक तस्वीर तो फॉर्म पे पेश करनी है, उसके अलावा 4 तस्वीरें मजीद चाहिए, और चारों तस्वीर के पीछे आपका नाम होना चाहिए। और वो चारों तस्वीरों में से 2 तस्वीरों को आपने पीछे से अटेस्ट किया हो और 2 तस्वीरों को आपने आगे से अटेस्ट किया हो। 4 तस्वीरें रिक्वायर्ड है। टोटल 5, एक फॉर्म के लिए 5 तस्वीरें रिक्वायर्ड है। जो तस्वीर फॉर्म पे पेस्ट होगी वो यानी कि बड़ी नहीं चाहिए, वो 1 बाय 1 साइज की चाहिए। और वो ब्लू बैकग्राउंड में हो या वाइट बैकग्राउंड में, दोनों एक्सेप्टेबल है। और उस पे नाम, उसके पीछे नाम की जरूरत नहीं है, ना उसकी अटेस्टेशन की जरूरत है, वो पेस्ट हो जाएगी फॉर्म पे। और इसके अलावा जो 4 तस्वीरें चाहिए वो पासपोर्ट साइज चाहिए। वो पासपोर्ट साइज तस्वीरें, चारों के पीछे आपने नाम लिखा हो, और चारों में से 2 को बैक साइड से अटैच करवाया हो और 2 को फ्रंट साइड से अटैच करवाया हो। ये 4 तस्वीरें रिक्वायर्ड है एक फॉर्म के साथ। एमबीबीएस का फॉर्म एक फॉर्म है, बीडीएस का फॉर्म दूसरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 10 तस्वीरें आपको रिक्वायर्ड हैं। और ये मैं बता चुका हूँ कि हर डॉक्यूमेंट के 2 चूंकि फोटोकॉपीज एमबीबीएस के फॉर्म के साथ जाएंगी और 2 बीडीएस के फॉर्म के साथ जाएंगी, तो 4 आपने फोटोकॉपीज हर डॉक्यूमेंट की करानी है, और वो अटेस्ट 17 गेट के ऑफिसर से करानी है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स थे जो कि मैंने बहुत तफसीलन डिफाइन किए, ताकि आपको इसमें कोई अभाम ना रहे। कोई भी रिसिप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, आपने डोमिसाइल नहीं बना, फॉरेन बनाइए। फादर का डोमिसाइल नहीं है, फॉरेन। ये सवाल मुझसे ना करें, फादर का डोमिसाइल नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं वो, ये देखिए, इसका जवाब मुझे नहीं पता, ये आप डाव में जाके पूछे। आपका डोमिसाइल नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे इसका जवाब नहीं पता। मुझे ये पता है कि क्या चाहिए, मुझे ये नहीं पता कि आपके पास वो नहीं है तो उसके पेश नजर आपको क्या करना चाहिए। ये रिक्वायर्ड है, इसी से आपकी शहरियत का पता चलता है। और कोई रिसिप्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, सब डॉक्यूमेंट चाहिए। बाहर एजेंट्स खड़े होते हैं डोमिसाइल पीआरसी ऑफिस के, उनसे बात करें, डील बनाए, पैसे वैसे लेते हैं और वो बनवा देते हैं जल्दी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है, वो आप सारे एज सुन एज पॉसिबल इसको अरेंज करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको फाइल अप करने का आपको तरीक़ेकार इंशाल्लाह बताऊंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।